Good morning, everybody. Welcome back to my channel. I, Dr. Ramandeep, welcome you all. Students, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे. That is working capital forecasting techniques. इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, why we need working capital, और अल्टीमेटली आज हम लोग इसकी टेक्निक्स पे आ गए हैं कि हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल अमाउंट. स्टूडेंट्स, हमने ये भी डिस्कस किया था कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज टू डिटरमिन ए अमाउंट दैट इज नोन एज ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल. तो वो सबसे बड़ा एक मेन ऑब्जेक्टिव था मैनेज करने के लिए, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, कि हमें एक ऐसा अमाउंट निकालना है जो ना तो कम हो ना ज्यादा हो, क्योंकि कम वर्किंग कैपिटल के भी नुकसान है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल के भी नुकसान है. तो हमारे पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, दैट इज ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल. तो ये जो ऑप्टिमम और इसको कह लो एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल जो है, ये कैसे डिसाइड होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कुछ टेक्निक्स है. तो आज हम उन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर लेक्चर को सुनने के बाद हम लोग पता कर पाएंगे कि वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, और दूसरा ये कि इन टेक्निक्स के अंदर जो एक सबसे अच्छी और सबसे मेन टेक्निक है वो है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, ऑपरेटिंग साइकिल टेक्निक. उसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं, लगभग सारे क्वेश्चन इसी टेक्निक से रिलेटेड है. तो हम लोग टेक्निक्स को देखेंगे और एक मेन टेक्निक जो है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल. सो गाइस, वर्किंग कैपिटल को फोरकास्ट करने के लिए, वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं. उन मेथड में सबसे पहला मेथड है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड. इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, और आपका ये जो चैप्टर है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इसी मेथड से दिए गए. दूसरा मेथड है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को एस्टिमेट करना. थर्ड मेथड है कैश को फोरकास्ट करना. फोर्थ मेथड है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, और फिफ्थ है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड. देखिए गाइस, ऑपरेटिंग साइकिल में आपको पहले बता चुका हूं क्या होता है. हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है. ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि टाइम पीरियड कितना लग रहा है, हाउ मच टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू सेल्स, कि रॉ मटेरियल को सेल में कन्वर्ट होने में और सेल से अल्टीमेटली दोबारा डेटर से कैश मिलने में कितना टाइम लग रहा. क्योंकि पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग साइकिल कहां से स्टार्ट होता है, रॉ मटेरियल से. आपने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल आपको कहां से मिला, क्योंकि आपके पास कैश था, कैश से आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से आप वर्क इन प्रोग्रेस हुए, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स बना, फिनिश गुड्स से आपने उनको उधार में बेच दिया, फिनिश गुड्स को डेटर्स बन गई, और डेटर्स से अल्टीमेटली आपको कैश मिल गया. तो वहां पे हम दोबारा पहुंच गए. तो ये जो पूरा एक चक्र है, इसमें जितना टाइम पीरियड लगता है, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल. और क्योंकि हमारी जो सेल है वो कैश में नहीं होती, हमारा प्रोडक्ट एकदम से अचानक से बिक नहीं जाता, इसलिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है. क्योंकि आपने रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस में मान लो 1 महीना लग गया, और वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड में फिर 1 महीना लग गया, तो 2 महीने तो आपके रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनने में लग गए, और फिर आपने 2 महीने तक डेटर्स को उधार दिया. तो अल्टीमेटली 4 मंथ्स तक आपका ऑपरेटिंग साइकिल चलता है, कि कैश से दोबारा कैश आने में 4 महीने लग जाते हैं. इसलिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. तो जितना लंबा ये ऑपरेटिंग साइकिल होगा, उतनी ही ज्यादा आपको
वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले ये देख लो कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। इट इज द टाइम स्पैन ऑफ द फर्म विच रिक्वायर्स इन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले रॉ मटेरियल लेते हो आप, कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड में कन्वर्ट किया उसको, फिर फिनिश गुड को आपने सेल में कन्वर्ट किया, और सेल से अल्टीमेटली आपने कैश लिया डेटर्स से। तो ये जो राम कहानी जो रॉ मटेरियल से स्टार्ट होकर के दोबारा आपको डेटर्स से कैश मिलने तक टाइम जो लगता है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, हर एक स्टेज के ऊपर आप क्या कर रहे हो, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हो। टाइम पीरियड को एस्टिमेट करते हैं हर एक स्टेज का क्या मीनिंग है कि रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस में कितना टाइम लगता है, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड में कितना टाइम पीरियड लगता है, फिनिश गुड से सेल होने में कितना टाइम लगता है, और सेल से अल्टीमेटली कैश मिलने तक कितना टाइम लगता है। तो हर एक स्टेज के ऊपर, तो ये आपकी पहली स्टेज हो गई, फिर ये वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड तक दूसरी स्टेज हो गई, फिनिश गुड से सेल तक तीसरी स्टेज हो गई, सेल से लेके कैश मिलने तक चौथी स्टेज हो गई। तो हर एक स्टेज के ऊपर कितना टाइम पीरियड लग रहा है, कितने टाइम तक आपका पैसा फंसा रहता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम वर्किंग कैपिटल निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, कि हर एक आइटम के ऊपर कितनी कॉस्ट लग रही है, कि रॉ मटेरियल के ऊपर कितनी कॉस्ट लग रही है, और कितना टाइम पीरियड तक रॉ मटेरियल पड़ा रहता है। तो उसके बेस पे हम वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे। तो हम लोग इंडिविजुअल स्टेजेस की वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे, फिर इन सबको हम कैलकुलेट करके टोटल वर्किंग कैपिटल की हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो दैट इज द मेथड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। इस क्वेश्चन को करते टाइम, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड को करते टाइम आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर्स जो है, कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स की कितनी कॉस्ट आ रही है। फिर ध्यान रखना चाहिए कि आप वेजेस के लिए और ओवरहेड के लिए कितना पेमेंट कर रहे हो, कितना पे कर रहे हो, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। फिर हमें यह भी देखना होता है कि रॉ मटेरियल कितने टाइम तक आपके स्टोर में पड़ा रहता है। फिर हमें यह भी देखना होता है कि जो फिनिश गुड्स हैं वो भी कितने टाइम तक स्टोर में पड़े रहते हैं। फिर यह भी देखना होता है कि प्रोडक्शन में कितना टाइम लगता है, जिसको हम प्रोडक्शन साइकिल टाइम बोलते हैं। फिर आपको यह भी देखना होता है कि आप क्रेडिटर्स से कितना टाइम उधार लेते हो, क्रेडिटर्स को कितने टाइम बाद पेमेंट करते हो, डेटर्स को आप कितने टाइम अलाउ करते हो पेमेंट के लिए, कितने दिनों बाद पेमेंट कर देंगे डेटर। फिर अल्टीमेटली हमें यह भी देखना होता है कि वेजेस के लिए और ओवरहेड के लिए आप कितना टाइम लेते हो, कितने टाइम बाद पेमेंट करते हो इनकी। और लास्ट में हमें यह देखना होता है कि आपको कैश या बैंक बैलेंस कितना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई होंगी कि आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट कितनी है, फिनिश गुड की कॉस्ट कितनी आई, वेजेस और ओवरहेड कितने, रॉ मटेरियल कितने टाइम तक स्टोर में पड़ा रहता है, फिनिश गुड कितने टाइम तक स्टोर में पड़ा रहता है, प्रोडक्शन साइकिल क्या है, क्रेडिटर्स को कितना टाइम मिलता है आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में, डेटर्स को आप कितना टाइम देते हो, वेजेस और ओवरहेड को कितना टाइम मिलता है पेमेंट करने में, कैश और बैंक बैलेंस कितना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन होगा कैसे। देखिए, वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग अगर आपको करनी है तो आपको एक पूरी टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम करंट एसेट्स को लेके चलते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो वर्किंग कैपिटल जो हमने किया था उसका फार्मूला क्या था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी, पहले करंट एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे, फिर करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट करेंगे, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। तो सबसे पहले करंट एसेट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। करंट एसेट में सबसे पहली जो आइटम है वो आपकी है रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक आपके पास रहता है और रॉ मटेरियल का कितना अमाउंट आपके पास एवरेजली पड़ा रहता है। तो इसका फार्मूला क्या है,
इसका फॉर्मूला है कि ईयरली कितना कंजम्पशन हो रहा है रॉ मटेरियल का, टोटल एक साल में रॉ मटेरियल के ऊपर कितना पैसा लग रहा है, ईयरली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या है, कि इन्वेंट्री जो आपकी रॉ मटेरियल जो है वो कितने टाइम तक आपके स्टोर में पड़ा रहता है, एवरेज पीरियड इसका निकाल लेंगे। और इसको अगर ये वीक में है तो वीकली निकल जाएगा, मंथली आपको दिया होगा, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि रॉ मटेरियल जो है वो एवरेजली 2 मंथ्स के लिए पड़ा रहता है। तो आपको ईयरली कंजम्पशन दिया हुआ है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है कि कितने महीने तक आपका एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है, और इसको डिवाइड कर देंगे। अगर वीक में दिया हुआ है तो 52 वीक से, मंथ में दिया हुआ है तो 12 वीक्स। देखो कंसेप्ट क्या है, मान लो 10 लाख का रॉ मटेरियल आपको टोटल रिक्वायरमेंट होती है 10 लाख की, तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है रॉ मटेरियल की, 10 लाख की। और हमें पता लगा कि रॉ मटेरियल जो है वो 2 महीने तक या 3 महीने तक पड़ा रहता है, 3 महीने तक रॉ मटेरियल जो है आपका गोदाम में पड़ा रहता है। तो इसका मतलब टोटल 12 मंथ होते हैं, तो 3/12 कर देंगे, तो लगभग 2,50,000 का रॉ मटेरियल हमेशा आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि वो 3 महीने तक गोडाउन में रहता है। तो 2,50,000 रुपए क्या आ गया, रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन हमारे पास आ गई। तो ये 3 मंथ्स आपको एग्जाम में दिया जाएगा और इसकी कॉस्ट भी दी जाएगी। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, स्टॉक निकालना है। इसी तरह हर एक आइटम की स्टॉक निकल जाएगा। दोबारा देख लो ये कैसे निकला, हमें रॉ मटेरियल का स्टॉक निकालना है, कितना आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो हम उसकी ईयरली कंजम्पशन देख लेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि एक साल में कितना रॉ मटेरियल आप कंज्यूम कर रहे हो, मान लो 10 लाख का कंज्यूम कर रहे हो। फिर हम देखेंगे कि कितने वीक्स तक या कितने मंथ्स तक इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या है, कि रॉ मटेरियल जो है वो कितने टाइम तक इन्वेंट्री पड़ा रहता है एज ए इन्वेंट्री स्टोर के अंदर। तो वो आपको दिया जाएगा कि वो लगभग 3 मंथ्स तक पड़ा रहता है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 मंथ से। अगर मंथ में दिया हुआ है तो मंथ से डिवाइड कर देंगे, वीक में दिया हुआ तो 52 वीक से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,50,000। तो इस तरह से हम रॉ मटेरियल का स्टॉक निकाल लेंगे। दूसरी जो आइटम है वो है वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए पहले रॉ मटेरियल था, अब वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो आधा बन चुका है, आधा कन्वर्ट हो गया है, फिनिश गुड नहीं बना है, बट अभी तक बीच में वो वर्क इन प्रोग्रेस है। इसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे, इसकी भी वही सेम फार्मूला है कि रॉ मटेरियल का कितना कंजम्पशन कर रहे हो, टोटल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल एक साल में कितना कंज्यूम कर रहे हो, इनटू एवरेज टाइम स्पैन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कि एवरेजली वर्क इन प्रोग्रेस में कितना टाइम लगता है, कितने टाइम तक वो आइटम रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड बनने तक बीच में कितना टाइम लगता है, वो टाइम हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस, डिवाइड बाय 52 वीक्स या 12 मंथ्स। इसका क्या मीनिंग हुआ, मान लो 10 लाख रुपए का आपका रॉ मटेरियल लगता है और वो लगभग 2 महीने तक वो रॉ मटेरियल आपका जो है वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा रहता है, फिनिश गुड नहीं बनता है। तो ना तो वो रॉ मटेरियल रहा ना वो फिनिश गुड रहा, तो वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा रहा। इसका मतलब वो प्रोडक्शन के बीच में है। तो इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि वर्क इन प्रोग्रेस के लिए आपको कितना स्टॉक चाहिए, वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। थर्ड, इसी में ये तो आपने निकाला था रॉ मटेरियल का, अब इसमें हम वेजेस भी लेके चलेंगे, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, वर्क इन प्रोग्रेस में देखो बेटा क्या होता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड की तरफ हम जा रहे हैं, अभी तक फिनिश गुड बना नहीं है, बीच में कहीं प्रोसेस चल रही है, आधा बन गया है वो, तो रॉ मटेरियल तो पूरा लग गया, इसलिए हमने यहां पूरा ले लिया। अब बात करते हैं कि रॉ मटेरियल को जब आप फिनिश गुड में चेंज करोगे तो आपको वेजेस भी देनी पड़ती हैं, मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी होते हैं, इनको भी लेके चलेंगे। तो इसलिए हमने इसमें प्लस कर दिया, वेजेस कितना दिया है आपने पूरे साल में, और इसका 50%। यहां 50/100 हमने क्यों किया है, क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं, हमें अज्यूम करना है यहाँ कि वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर 50% वेजेस लग जाती हैं
और 50% मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो इसलिए हमने 50/100 कर दिया। फिर वही एवरेज टाइम स्पैन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सेम यही वाला कि कितना टाइम लगता है वर्क इन प्रोग्रेस में, डिवाइड बाय 52 वीक्स या 12 मंथ। इसमें एक चीज और प्लस कर देंगे, वो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। टोटल कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके, इनटू 50/100। 50/100 हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने यहाँ अजम्पशन ली है कि वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसमें 50% वेजेस लग जाते हैं और 50% मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लग जाते हैं। रॉ मटेरियल जो है वो पूरे का पूरा लग जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो सारे का सारा ही लगेगा ना स्टार्टिंग में। तो यहाँ हम अज्यूम करके चल रहे हैं रॉ मटेरियल 100%, इसलिए हमने यहाँ 100% लिया, वेजेस 50%, यहाँ भी वेज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50%। वर्क इन प्रोग्रेस का एवरेज टाइम क्या होगा वो आपको दिया जाएगा, डिवाइड बाय 52 वीक्स या 12 वीक्स। तो इसमें हमने 3 चीजें लेनी है। दोबारा देख लो कि वर्क इन प्रोग्रेस में हम क्या करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है बेटा, कि आपका रॉ मटेरियल जो है अभी तक फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो बीच में कहीं प्रोडक्ट बन रहा है। तो रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड तक जो टाइम लगता है उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस में सबसे पहले तो रॉ मटेरियल कितना लगा वो हमने टोटल ले लिया, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना हुआ टोटल, और वर्क इन प्रोग्रेस में कितना टाइम लग रहा है वो क्वेश्चन में दिया होगा कि 1.5 मंथ लगता है। तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड बाय 12 कर दोगे, प्लस इसमें क्या ऐड कर देंगे, वेजेस कितनी लग रही है, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस में वेजेस भी तो लगती है ना बेटा। तो जितनी वेजेस लग रही है उसका 50% हमने क्यों लिया, क्योंकि बुक के अंदर हम अज्यूम कर रहे हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस में 50% वेजेस लग जाती है टोटल वेजेस की, और 50% ही आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो इसलिए हमने 50/100 कर दिया, इनटू वर्क इन प्रोग्रेस का कितना टाइम लग रहा है वही सेम टाइम जो ऊपर दे रखा है। तीसरा जो आप जोड़ोगे इसमें वो हो जाएगा ईयरली मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसको हम ओवरहेड बोलते हैं, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। 50/100 क्यों किया, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर 50% ही खर्चा होता है। ये वर्क इन प्रोग्रेस का एवरेज टाइम पीरियड 1.5 मंथ, डिवाइड बाय 12। सो इन 3 आइटम्स को जो आप जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। अब हम लेंगे फिनिश गुड्स। तो हमने करंट एसेट्स के अंदर पहले रॉ मटेरियल ले लिया, फिर वर्क इन प्रोग्रेस ले लिया, और अब हम लेंगे फिनिश गुड्स। फिनिश गुड के अंदर भी बेटा आपने क्या लेना है, रॉ मटेरियल नहीं लेना, अब की बार कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस लेना है, क्योंकि फिनिश गुड बन गया है ना। तो गुड को प्रोड्यूस करने में, आइटम को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आया, उसमें कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वही सेम जो हमने पहले किया है, बट इसमें हम 100% लेके चलेंगे तीनों का ही। क्यों, क्योंकि ये गुड बन चुका है। आगे चलिए, यहां पे आपका वेजेस आएगा बेटा, वेजेस, वर्क इन प्रोग्रेस में वेजेस। तो रॉ मटेरियल कितना लगा, वेजेस कितने लगे, और मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हुए 100% के अकॉर्डिंग, ना कि 50-50 के अकॉर्डिंग। तो फिनिश गुड्स में कितना टाइम पीरियड आप पढ़ना रहता है, आपका फिनिश गुड कितने टाइम पीरियड के लिए, होल्डिंग पीरियड क्या है। इसका मतलब क्या है कि जो आइटम, जो फिनिश गुड बन गया है वो कितने टाइम तक स्टोर में पड़ा रहता है बिकने से पहले। मान लो 3 महीने तक स्टोर में पड़ा रहता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, डिवाइड बाय 52 वीक्स। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस, जितना भी आपका लगा है। इसको दोबारा देख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स, फिनिश गुड्स की कैसे निकालोगे स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस। कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस में आपने क्या लेना है, रॉ मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, इसको फिनिश गुड का होल्डिंग पीरियड कितना है, ये सारा कुछ आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा, आपको बस फार्मूला याद रखना है, डिवाइड बाय 52 वीक्स या 12 मंथ।
फिर बात करते हैं डेटर्स की। डेटर में क्या क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि अब आप सोल्व कर रहे हो ना, यहाँ पे आपने कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस लिया है बेटा, क्योंकि आपने बनाया है सिर्फ, यहाँ पे सोल्ड आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो जब सोल्ड की बात करोगे तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। तो रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे बस, यहाँ सेलिंग आ जाएंगे बस, और कोई डिफरेंस नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड, कि कितने समय के बाद आपको डेटर्स पैसा देते हैं, कितने टाइम तक पैसा डेटर्स के पास पड़ा रहता है। वो क्वेश्चन में दिया होगा कि हम डेटर्स को कितना टाइम देते हैं, 2 मंथ्स। तो इसको डिवाइड कर देंगे 12 मंथ्स। और लास्ट में आपने लेना है कैश और बैंक बैलेंस कितना चाहिए आपको, मिनिमम कैश और बैंक बैलेंस क्या होगा। वो दिया होगा कि 2 लाख रुपए मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। तो ये सारे आइटम्स को जो आप जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल करंट एसेट्स। अब मैं आपको सारा दोबारा करके दिखा देता हूं। तो इसके अंदर बेटा हमने 5 आइटम्स लेनी है करंट एसेट्स के अंदर। आप जब इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। सबसे करंट एसेट में सबसे पहले लेना है बेटा रॉ मटेरियल का स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक कैसे निकलेगा? ईयरली रॉ मटेरियल कितना लगता है इनटू इन्वेंट्री पीरियड क्या है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, कितने टाइम तक रॉ मटेरियल आपका पड़ा रहता है, डिवाइड बाय 12 या 52 वीक्स। ये आपकी होगी रॉ मटेरियल की बात। दूसरा लेते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर सबसे पहले क्या लेंगे, ईयरली रॉ मटेरियल कितना लग रहा है इनटू टाइम स्पैन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कि वर्क इन प्रोग्रेस कितने टाइम तक रहता है, डिवाइड बाय 52 मंथ्स या 52 वीक्स, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। इसमें प्लस कर देंगे वेजेस कितनी लग रही है टोटल, और वेजेस का 50% लेंगे। क्यों? क्योंकि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वेजेस जो है रॉ मटेरियल में 50% ही लगती है, इनटू यही सेम टाइम स्पैन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। प्लस इसमें ले लेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसका भी 50% लेके चलेंगे क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं, इनटू यही सेम इससे डिवाइड हो जाएगा। तो इन 3 चीजों के टोटल से क्या बन जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। यहां आ गया रॉ मटेरियल। क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें आपको क्लियरली दी गई होंगी। इससे आगे तीसरी चीज और क्या होगी, 2 चीजें आपने ले ली, हमने रॉ मटेरियल ले लिया, वर्क इन प्रोग्रेस ले लिया। अब लेंगे फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना हो। तो फिनिश गुड के स्टॉक का क्या फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस कैसे निकलेगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्लस वेजेस कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनटू एवरेज टाइम पीरियड ऑफ फिनिश गुड्स होल्डिंग, कि फिनिश गुड कितने टाइम पीरियड तक स्टोर में पड़ा रहता है, डिवाइड बाय 12 इंटू 52। 3 चीजें हो गई, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। अब क्या रह गया, डेटर्स, कि डेटर्स का कितना अमाउंट आपने निकालना है। वो कैसे निकलेगा कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, गुड्स सोल्ड पे कितनी कॉस्ट आई है, वो कैसे निकलेगी, रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, यहां सेलिंग और आ जाएगा बस, इनटू डेट कलेक्शन पीरियड क्या है, डेट कलेक्शन पीरियड, कितने टाइम तक आप डेटर्स को टाइम देते हो कि आप पेमेंट कर दो। और 5वीं चीज क्या आ जाएगी, कैश या बैंक बैलेंस। तो इन सब का टोटल क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो बेटा हमने याद रखना है कि जब भी आप करंट एसेट्स निकालोगे तो आपने 5 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी, फिर वर्क इन प्रोग्रेस कितना होगा, फिर फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना होगा, चौथा आपका डेटर्स, और 5वीं आपकी कैश या बैंक बैलेंस।
बस ये 5 चीजें ही हमने देखनी है। रॉ मटेरियल का बता दिया। वर्क इन प्रोग्रेस में आपने क्या क्या लेना है, रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इन दोनों को आपने हाफ रखना है, मतलब 50% ही लेना है रॉ मटेरियल का, इसका वेजेस का और एक्सपेंसेस का। फिनिश गुड के अंदर रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 100% आ जाएंगे। डेटर्स के अंदर रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, बस ये आपकी करंट एसेट्स की टोटल कैलकुलेशन होगी। अब बात करते हैं, ये सारी चीजें आपने निकाल ली, अब बात होगी करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज को हमने क्या करना है, लेस करना है। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स, वही डेटर वाला फार्मूला है, वही सेम क्रेडिटर्स वाला हो जाएगा कि रॉ मटेरियल की कितनी कॉस्ट आ रही है, क्योंकि आप क्रेडिटर से रॉ मटेरियल ही लेते हो ना बस। तो रॉ मटेरियल की ईयरली कॉस्ट कितनी है, कितना टाइम पीरियड आपको अलाउ किया है क्रेडिटर्स ने। इसका क्या मतलब हुआ कि क्रेडिटर्स आपको कितना टाइम दे रहे हैं, कि वो 3 महीने का टाइम देते हैं आपको। तो जितनी कॉस्ट आ रही है उसको 3/12 कर देंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, क्रेडिटर्स के कितना आपको पैसा देना पड़ता है एवरेजली। फिर बात करते हैं वेजेस की। वेजेस में हम क्या देखेंगे कि ईयरली वेजेस आप कितनी दे रहे हो, टोटल एक साल में कितनी वेजेस आप पे करते हो, और कितना टाइम लैग है पेमेंट ऑफ वेजेस में। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस मतलब कि कितना टाइम पीरियड आपको मिल जाता है वेजेस को पे करने में, कि कितने दिनों के बाद आप पेमेंट करते हो। तो अगर आप मान लो, अगर क्वेश्चन में आपको यह दिया गया है कि आप एट द एंड ऑफ द मंथ पेमेंट करते हो, वेजेस की पेमेंट आप कब करते हो, मंथ के लास्ट में, तो हम एवरेज टाइम पीरियड क्या लेके चलेंगे, हाफ मंथ। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं कैसे, ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने। देखिए क्या होगा, हम वेजेस कब पे कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ। तो आपने 1 तारीख को जिसने काम किया होगा उसको कब पेमेंट करोगे, 30 तारीख को। 2 को जिसने काम किया होगा उसको भी 30 तारीख को। 3 तारीख को जो काम हुआ है उसकी पेमेंट भी 30 को, 4 वाली भी 30 को। तो यहां कितना टाइम मिल गया, 30 दिन मिल गए। यहां कितना टाइम मिल गया, 28 डेज, यहां 27 डेज, 26 डेज, यूं करते करते ये आपको इतने दिन मिल गए पेमेंट के लिए। तो इन सब की जब आप एवरेज करोगे ना 30 दिनों से, तो वो 15 डेज आएगी एवरेज। तो इसका मतलब जब भी आप वेजेस एट द एंड ऑफ द मंथ पे करते हो तो एवरेज टाइम पीरियड कितना मिल जाता है, हाफ मंथ। तो इसको हम याद रखेंगे। तो फार्मूला हमें पता लग गया, ईयरली वेजेस और टाइम पीरियड कितना आपको मिलता है पेमेंट करने में, डिवाइड बाय 52 वीक या 12 मंथ। इसी तरह ओवरहेड एक्सपेंसेस, जो अदर एक्सपेंसेस हैं, ईयरली ओवरहेड ले लेंगे। ईयरली कितना एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में सीधा दिया होगा कितने ओवरहेड है आपको, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ द ओवरहेड, कि ओवरहेड को पे करने में आप कितना टाइम लेते हो, कितना टाइम आपको एवरेजली मिल जाता है। वो क्वेश्चन में दिया होगा 2 मंथ, 1.5 मंथ, डिवाइड बाय 52 वीक्स। तो लायबिलिटीज में 3 ही चीज लेके चलेंगे बस। तो वर्किंग कैपिटल निकल जाएगी आपकी, करंट एसेट का टोटल माइनस करंट लायबिलिटीज। इसमें ऐड कर देंगे अगर कोई कंटीजेंसी का प्रोविजन है, कि 10% कंटीजेंसी लेनी है आपने, तो ये जो अमाउंट आएगा इसका 10% ले लेंगे। तो ये आपका टोटल क्या आ जाएगा, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो मैं आपको समरी बता देता हूं इसकी, कि आपने क्या क्या चीज याद रखनी है। देखिए सबसे पहले होगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले लेंगे रॉ मटेरियल, दूसरी आइटम होगी वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड आइटम होगी फिनिश गुड्स, फोर्थ आइटम होगी डेटर्स, फिफ्थ आइटम होगी कैश या बैंक बैलेंस। ये सब आइटम्स का टोटल क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स। इनमें से माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटीज। सबसे पहला क्या होगा, क्रेडिटर्स, दूसरा
वेजेस और थर्ड ओवरहेड। वेजेस में याद रखेंगे कि अगर एंड ऑफ द मंथ पेमेंट कर रहे हो तो हाफ ईयर का एवरेज आएगा। इन सबको टोटल कर लेंगे, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज निकाल देंगे, ऐड कर देंगे जो भी आपकी 10% कंटीजेंसी है, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेट अमाउंट आ जाएगा। चलिए इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन दी हुई है आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है आपने वर्किंग कैपिटल निकालनी है, एवरेज अमाउंट लॉक्ड अप इन स्टॉक। तो इसने सीधा स्टॉक का अमाउंट ही दे दिया आपको, क्वेश्चन में अमाउंट ही दे दिया आपको, क्योंकि अमाउंट ही तो हमें निकालना होता है। तो रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है उसका अमाउंट निकाल के दे दिया, इसका मतलब हमें फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश, तीनों का आपको सीधा अमाउंट निकाल करके दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ये आपका इतना इतना अमाउंट आपका स्टॉक में पड़ा रहता है एवरेज। क्रेडिट कितना दे रहे हो आप, एवरेज क्रेडिट गिवन। इसका क्या मतलब हुआ कि आप डेटर्स को कितना टाइम पीरियड देते हो, किसके लिए, पेमेंट करने के लिए। तो अगर होम मार्केट है, लोकल मार्केट के अंदर 2 वीक्स का क्रेडिट देते हो, और अगर फॉरेन मार्केट में आप बेचते हो तो 6 वीक का आप क्रेडिट देते हो, 6 वीक का आप टाइम देते हो पेमेंट करने के लिए। ये टोटल अमाउंट है 1 साल का। तो हमें वीक के हिसाब से एवरेज अमाउंट निकालना है। फिर आपको पेमेंट के लिए टाइम पीरियड दिया हुआ है कि आप परचेज जब करते हो रॉ मटेरियल तो उसकी 4 वीक बाद पेमेंट करते हो एवरेजली। वेजेस की आप 2 वीक तक होल्ड रखते हो, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को आप 1 वीक तक होल्ड रखते हो, फिर उसके बाद पेमेंट करते हो 1 वीक के बाद। 10% कंटीजेंसी आपने देनी है। आपने क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, ऊपर हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले करंट एसेट्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है कितना, 20,000। वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट आपको दिया हुआ है 4,000, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। स्टॉक आपको दिया हुआ है 30,000। ये तीनों का निकल गया। चौथी आइटम मैंने आपको बताई थी डेटर्स। डेटर्स कैसे निकालोगे, होम मार्केट में 2 वीक का टाइम देते हो। तो डेटर के लिए मैंने आपको बताया था कि अमाउंट आपको दिया हुआ है 2,60,000 इंटू 2 वीक्स डिवाइड बाय 52 वीक्स। 2 वीक का टाइम देते हो, 2 वीक डिवाइड बाय 52, ये कितना आ जाएगा, 10,000। फॉरेन मार्केट के लिए आपको अमाउंट दिया हुआ है पूरे साल का कितना, 6,24,000। कितने वीक का टाइम देते हो, 6 वीक का, डिवाइड बाय 52, ये कितना आ जाएगा, 72,000। कैश के लिए कुछ नहीं बोल रखा, तो हमारे पास ये आइटम आ गई टोटल करंट एसेट्स। इसको जब हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,36,000। क्योंकि ये तीनों की तीनों आइटम हमें इसका अमाउंट ही सीधा दिया हुआ था, तो हमें जोर नहीं आया कोई भी। डेटर्स हमने निकाल लिए। अब हम निकालेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स को देखो, आप 4 वीक दे रहे हो पेमेंट करने के लिए, 4 वीक मिलते हैं आपको क्रेडिटर्स को देने में। तो टोटल क्रेडिटर्स कितने के हैं, 1 साल में कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, 1,56,000 का इंटू 4/52 दे देंगे। ये आपको सीधा सामने दिया हुआ है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा इजी है। तो ये आपका हो गया 12,000 रुपए। वेजेस आप 2 वीक्स लेते हो वेजेस में, तो वेजेस कितना हो जाएगा, 2,08,000 टोटल वेजेस है। 2 वीक्स तक आप पेमेंट का टाइम मिल जाता है आपको, तो एवरेजली 8,000 रुपए आप वेजेस के लिए हमेशा रखने पड़ेंगे आपको। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आप पूरे साल में 78,000 के करते हो, 1 वीक का आपको टाइम मिलता है हमेशा पेमेंट करने के लिए, तो एवरेजली आपके पास 1,500 की पेमेंट होनी चाहिए। तो ये आपकी टोटल हो गई, ये टोटल आपका कितना हो गया, 21,500। तो ये करंट लायबिलिटीज हो गई। करंट एसेट्स हमने निकाली हुई थी पीछे, तो कितना रह जाएगा, 1,14,500। इसमें 10% क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना, कंटीजेंसी के लिए
तो 11,450 कंटीजेंसी ऐड हो जाएगी, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1,25,950। कैसे निकला ये अमाउंट? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दी हमने। करंट एसेट हमारी आई थी 1,36,000, करंट लायबिलिटी हमारी आई थी 21,500। तो ये आपकी वर्किंग कैपिटल थी। इसमें 10% कंटीजेंसी भी ऐड कर दो ताकि कल को कोई और मुसीबत आ जाए। तो 1,29,950 क्या आ गया, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ गई। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होगा। अब बात करते हैं जो बाकी टेक्निक्स बच गई है उनकी। इन टेक्निक्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकली ही बताया गया है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। तो दूसरी जो टेक्निक थी वो थी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हम एस्टिमेट लगाते हैं करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटीज का फ्यूचर के लिए, आने वाले पीरियड के लिए। किस बेस पे? पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। पास्ट में आपकी क्रेडिट पॉलिसी क्या रही, कितने टाइम तक आपने क्रेडिट दिया। पास्ट में आपकी पेमेंट पॉलिसी क्या रही, आपको कितना टाइम मिला। स्टॉक पॉलिसी क्या रही। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या डिसाइड करते हैं, हर एक इंडिविजुअल आइटम के लिए, हर एक करंट एसेट के लिए अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं, एस्टिमेट लगा लेते हैं हर एक करंट एसेट के लिए मंथली बेसिस पे। और फिर उस मंथली बेसिस को कन्वर्ट कर देते हैं 12 से मल्टीप्लाई करके। ईयरली बेसिस पे आपके पास हर एक करंट एसेट का क्या आ जाता है, एस्टिमेट आ जाता है। फिर उसको हम उसमें से करंट लायबिलिटीज को डिडक्ट कर देते हैं, तो इससे हमें क्या मिल जाता है, एस्टिमेट लग जाता है हमारे पास वर्किंग कैपिटल का। थर्ड मेथड है कैश फोरकास्टिंग मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कैश रिसीट का कि कितनी आपको कैश मिलने वाली है और कितना आप कैश पेमेंट होने वाली है। तो जो आपकी कैश रिसीट है उसको हम ऐड कर देंगे किसमें, स्टार्टिंग की वर्किंग कैपिटल में जो आपको दी गई होगी, और माइनस क्या कर देंगे, कैश पेमेंट। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो कैश रिसीट और कैश पेमेंट के अकॉर्डिंगली आप इस मेथड को लगा करके वर्किंग कैपिटल निकालते हो। फिर आती है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। किस बेस पे, बेस्ड ऑन सेल्स। तो हम सेल को बेस मानते हुए कुछ रेशियोज निकालते हैं, जैसे सेल टू रॉ मटेरियल रेशियो, सेल टू वर्क इन प्रोग्रेस रेशियो, सेल टू फिनिश गुड्स रेशियो, सेल्स टू डेटर रेशियो, सेल्स टू कैश रेशियो। तो इन सब रेशियोज को हम निकाल लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, न्यू ईयर के अकॉर्डिंगली सेल्स को एस्टिमेट करते हैं। अब सेल जो है आपकी वो चेंज हो गई है, उसके बेसिस पे आपके ये रेशियोज भी चेंज हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, सारी की सारी वर्किंग कैपिटल आपकी निकल जाएगी रेशियो के बेस पे। तो इसमें सेल को ही सेंटर माना जाता है और उसके बेस पे ही सारी चीज निकाली जाती है। लास्ट जो आपका मेथड है वो है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। प्रोजेक्टेड वर्ड से हमें पता लग रहा है कि हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज जो होती हैं बैलेंस शीट के अंदर उनको एस्टिमेट करते हैं। तो उनको जब हम एस्टिमेट करते हैं फिर उसके बेस पे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को एस्टिमेट करते हुए प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना ली है, और इस प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होगा उसके बेस पे हम क्या निकाल लेंगे, वर्किंग कैपिटल। तो ये टोटल 5 मेथड थे। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा था, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, जिसके क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में मिलेंगे और चांस है कि क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में भी मिल जाएगा। इसका बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। तो ये बाकी मेथड कोई भी नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकली समझने के लिए था। ये जो आपको मैंने करवाया है टॉपिक, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डीके गोयल और शैली गोयल की बुक से करवाया गया है। Thank you so much for listening. I hope you got the point. If you have any query, please contact me.